कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसी कृति के बारे में क्या मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में क्या आप निर्णय करते हैं। एक तो जो साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं उसमें क्या परिवर्तन देखे आपने, और साथ साथ में साहित्य को लिखने वाले लोगों में क्या परिवर्तन देखा आपने? पहली बार कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो हमारे इन संविधान के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को कमजोर कर रही है। आप देखें कि इसी दौर में फिल्म परिवारों से जो निर्देशक आए वे बहुत ही घिसी पिटी फिल्में बना रहे थे, एक फार्मूला बना रहे थे। भाई जब प्रेम को व्यक्त करने का चुम्बन एक बहुत ही यथार्थ तरीका है, उसको अलाउ जब आप नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे वैसे रास्ते निकालने पड़ते हैं। पेड़ के आगे पीछे घुमाना पड़ता है, गाना गवाना पड़ता है। आप सीधे सीधे चुम्बन को अलाउ कीजिए। आज जो फिल्में बन रही है वो उस तरह की रोमानियत वाली फिल्में नहीं है। आपकी जो पहली किताब है उसकी शुरुआत कब हुई? देखिए मेरी पहली किताब 1991 में प्रकाशित हुई। हम अपने पुरानी फिल्मों को उनसे भी जुड़े रहें और उनको भी दिखें और उनके महत्व को समझें। धूल का फूल का वह गीत कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को लेकर हमेशा लोगों का साहित्य पहुंचाना और नया साहित्य लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा प्रयास रहता है। जो नए साहित्यकार हैं या नए लिखने वाले लोग हैं, उनको, जो हमारे सूत्रधार हुए हैं या जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए इतना काम किया है कि हम उनसे कुछ सीख सकें, इसी श्रृंखला में और सीखने के कुछ प्रयास में आज हमारे साथ हैं जबरीमल पारख जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। एक लंबा अरसा हो गया, 1952 से 1952 में आपका जन्म हुआ, उसके बाद लगभग 70-75 साल करीब हो चुके हैं, 71 साल हो गए हैं। एक लंबा समय देखा है आपने। तो मैं दर्शकों के लिए और जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए आपसे पहले तो आपकी यात्रा अभी तक की कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई? बहुत लोग होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। आपने साहित्य की तरफ रुख क्यों किया, साहित्य का साथ क्यों पकड़ा, और आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक की? अंकुर जी, ऐसा है कि शुरुआत तो मेरी भी साहित्य से नहीं हुई थी, इंजीनियरिंग से हुई थी। इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और इंजीनियरिंग की डिप्लोमा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया भी है। लेकिन चूंकि साहित्य की में रुचि होने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि आगे इंजीनियरिंग की लाइन में ही कुछ करूं, उससे बेहतर है कि मैं साहित्य का अध्ययन करूं। और मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था। क्या मैं साहित्य पढ़ने लगा। उस समय जोधपुर विश्वविद्यालय में दो महत्वपूर्ण अध्यापक थे। एक प्रोफेसर नामवर सिंह, जिनसे सभी परिचित हैं, जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, वो हमारे अध्यापक थे। और एक प्रोफेसर मैनेजर पांडे, जो बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो भी प्रोफेसर रहे। ये दोनों हमारे जोधपुर में भी अध्यापक थे। और इन लोगों के कहना चाहिए कि विद्यार्थी बनकर जो सीखने का मौका मिला वो बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि साहित्य तो पढ़ते थे, लेकिन साहित्य को देखने, समझने और उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने की जो क्षमता पैदा होनी चाहिए, वो काफ़ी हद तक इन दो अध्यापकों, और भी दूसरे अध्यापक थे, उनके कारण भी वो सीखने का मौका मिला। तो इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि एक तो यह कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी अभिरुचि के क्षेत्र को चुन सकूं, और वो मैंने चुना। इंजीनियरिंग में मेरी रुचि नहीं थी तो मैंने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद में साहित्य में मैंने बीए ऑनर्स किया, एमए किया। बाद में मैंने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर नामवर सिंह के मातहत ही पीएचडी भी की, और 41 साल तक मैंने अध्यापन किया। तो इस तरह से साहित्य में रुचि हुई और इस तरह से मैं साहित्य का विद्यार्थी बना। साहित्य का अध्यापक बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि साहित्य का विद्यार्थी होना है।
और वो विद्यार्थी मैं आज भी हूँ। न केवल साहित्य का हूँ बल्कि सिनेमा का भी, मीडिया का भी, और ज्ञान के जो भी क्षेत्र हैं उन सब के प्रति मेरी एक तरह से ललक है और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जी, साहित्य के विद्यार्थी बनने के बाद आप साहित्य के अध्यापक भी रहे। आपने एक लंबा टाइम देखा, लंबा वक्त देखा, काफ़ी लोगों के साथ वक्त गुजारा। उस समय आपने हिंदी साहित्य को जो लोग सीख रहे थे उनको किस तरीके से देखा, और आपकी जो लेखनी है, आपकी जो पहली किताब है, उसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, मेरी पहली किताब 1991 में प्रकाशित हुई थी। वो मेरे शोध प्रबंध जो था, नई कविता का अंतः संघर्ष, उसका एक तरह से कहना चाहिए कि संक्षिप्त रूप था। और वो किताब प्रकाशित तो हुई 91 में, लेकिन उस समय बहुत संतुष्ट नहीं था। एक तो उसका प्रकाशन बहुत सामान्य कोटि का था, और दूसरी वो पूरी जो शोध कार्य था जो मैंने नामवर्डी के अंदर में किया था, वो शोध पूरा नहीं आया, आधा अधूरा आया। बाद में बहुत सालों बाद, यानी कि लगभग आप ये समझिए कि 30 साल बाद में वो किताब मेरी दोबारा प्रकाशित हुई, जो अभी आपके हाथ में है जी। और ये मेरे पूरा शोध प्रबंध है, और मेरा अपना मानना है कि ये ही एक तरह से मेरी पहली पुस्तक है। साहित्य पर मैंने बाद में भी पुस्तकें लिखी, और साहित्य पर कुल 5 पुस्तकें हैं, और वो 5 पुस्तकें जो है, कविता में मेरी रुचि रही है तो कविता पर है, कथा साहित्य पर है, और आलोचना मुख्य रूप से मैंने लिखी तो आलोचना पर है। तो इस तरह से आलोचना मेरा मुख्य क्षेत्र रहा, तो मैंने आलोचना पर पुस्तकें लिखी, और वो उनमें से कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण भी निकले। तो कहने का मतलब यह है कि साहित्य में अध्ययन करने और अध्यापन करने के दौरान मुझे ये लगा कि साहित्य पर कुछ न कुछ ऐसा लगातार लिखते रहना चाहिए जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, और जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं उनको भी साहित्य को समझने की दृष्टि मिले। मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसी कृति के बारे में क्या मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में क्या आप निर्णय करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस रचना, उस कृति और पाठक के बीच में आपकी आलोचना जो है एक पुल का काम करे, एक जोड़ने का काम करे, उनको एक दृष्टि दे, एक समझ दे कि वो किस तरह से उस कृति को देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सजेस्टिव रूप में हो, सजेस्टिव रूप में, इस रूप में कि ताकि अगर उनके पास अपनी कोई दृष्टि है, अगर वो अपनी दृष्टि विकसित करें तो खुद वो अपनी दृष्टि से उसकी आलोचना करने, उसके बारे में अपनी समझ बनाने में सक्षम हो सके। तो ये मेरा रहा लिखने का, और मैंने इसी दृष्टि से साहित्य पर लिखा। अब भी हालांकि आजकल फिल्मों पर लिखने के लिए मुझे ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन साहित्य पर मैं जब भी लिखता हूँ तो इस बात को ध्यान में रख के, और मेरे लेखन के अंदर जो जिसे मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ वो यह है कि मैं हमेशा लिखते हुए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता हूँ कि किस तरह से कोई कृति, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों वो कृति एक खास समय में इस रूप में आई, और इस रूप में आने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान प्रासंगिकता, ये 2 चीज़ें जो है वो मैं लिखते हुए हमेशा ध्यान में रखता हूँ, और इसी दृष्टि से मेरे लेखन को दिखा भी जाना चाहिए। जी, साहित्य और सिनेमा एक बड़ा वाइड टॉपिक है, उसमें हम बातचीत करेंगे बाद में। अब आखिरी में एक प्रश्न, आपसे अभी बातचीत हो रही थी उसमें मुझे समझ में आया कि आपका जो एक नज़रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते हुए लोगों को देखने का, उसको आप सहेजना चाहते हैं। उसी वे पे अगर हम बात करें साहित्य की, आपने एक लंबे अरसे तक साहित्यकारों को देखा है, दशकों के साहित्यकारों को देखा है। एक तो जो साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं उसमें क्या परिवर्तन देखे आपने, और साथ साथ में साहित्य को लिखने वाले लोगों में क्या परिवर्तन देखा आपने? देखिए, साहित्य जो है, मेरा ये मानना है कि साहित्य भी
सामाजिक स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। अगर राजनीतिक सामाजिक आंदोलन ऐसे हैं जिसमें जनता का एक बड़ा योगदान है, उसमें भागीदारी है, तो उस दौर का जो साहित्य होगा वो भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आप देख सकते हैं जैसे स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो प्रगतिशील साहित्य लिखा गया है, क्योंकि उस समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, पूरा माहौल उसी तरह का था। और वो हम साहित्य में देख सकते हैं उस समय मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, यशपाल, बहुत सारे लेखक थे जो बाद में बहुत महत्वपूर्ण हुए। वो प्रगतिशील आंदोलन के दौरान ही हुए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान। इसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में फिर जब परिस्थितियाँ इस तरह की हुई, आंदोलनात्मक स्थितियाँ हुई, लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों को लगा कि इन चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए, तो आप देखेंगे कि अलग अलग समय में, जैसे 50-60 के दशक में शीत युद्ध का दौर था, उसमें शीत युद्ध के प्रभाव के कारण और शीत युद्ध का विरोध करते हुए भी बहुत सारा उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया। नई कविता, नई कहानी, उसी दौर की रचनाएं हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर थोड़ा समय ऐसा गुजरा जो बहुत प्रभावशाली नहीं था, लेकिन 70 के दशक में फिर एक तरह का जनवादी आंदोलन तेजी से उभरा, तो उसने भी साहित्य को प्रभावित किया। तो साहित्य, मेरा मानना है कि अच्छे लेखक और अच्छा साहित्य तब पैदा होता है जब परिस्थितियाँ लोगों को उद्वेलित करती है, लेखकों को उद्वेलित करती है, और उस समय बहुत अच्छा लिखा जाता है। जैसे 70-80 के दशक में जो लेखक हुए, चाहे वो मंगलेश डबराल हों, चाहे अरुण कमल हों, चाहे असद जैदी हों, राजेश जोशी हों, बहुत सारे लेखक, बहुतों के नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय बेहतर साहित्य इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो बेहतर परिस्थितियाँ थी। तो बेहतर का मतलब ये नहीं है कि अनुकूल परिस्थितियाँ थी, वो संघर्षशील, वो आंदोलनात्मक परिस्थितियाँ थी जिसने वो साहित्य पैदा किया। आजकल का जो समय है वो भी मुझे लगता है कि उतना ही चुनौतीपूर्ण है, और बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए लिख भी रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि जो हिंदी साहित्य के पाठक जो है वो शायद थोड़े कम हो गए हैं। अब साहित्य के प्रति अभिरुचि रखने वाले पाठक शायद कम हो। अब बहुत पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता, ऐसा भी नहीं है कि साहित्य की किताबें बिकती नहीं हैं या साहित्य को पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन जो आज़ादी से पहले या जो आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ थी शायद उसमें कुछ बदलाव आया है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में साहित्य के प्रति अभिरुचि वापस जगे। जी, साहित्य और सिनेमा का एक अलग तरीके का समन्वय होता है और एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं कि बिना साहित्य के सिनेमा और थिएटर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस परिचर्चा को मैं चाहूँगा कि अजय जी आगे बढ़ाएं, आपसे बातचीत करें और साहित्य और सिनेमा का जो दोनों लोगों का ज्ञान का भंडार है उसको लोगों तक पहुंचाएं। जरूरी है वो लोगों तक चीज़ें पहुंचे। सर जी, मैं शुरू करूँ? आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हमारे मित्र अजय वर्मात्मज का सवाल है, साहित्य और सिनेमा के, और ख़ास तौर पर सिनेमा के, ये बहुत अच्छे आलोचक, बहुत ही गंभीर, उसके कहना चाहिए कि दर्शक भी हैं और आलोचक भी हैं। पिछले 3-4 दशकों से जो सिनेमा पर काम किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि साहित्य और सिनेमा पर अजय जी से मैं सीख ही सकता हूं, मैं तो क्या बता पाऊंगा। बहरहाल फिर भी बात करते हैं। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि हम लोग अभी का जो सिनेमा चल रहा है, कंटेम्प्रेरी सिनेमा, उसको लेके बहुत तरह के कन्फ्यूज़न है, और हिंदी समाज में खास करके, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो जितनी तेज़ी से घटनाएं घटी हैं उसमें क्या दृष्टि रखी जाए, सिनेमा कैसे देखा जाए, सिनेमा से क्या सीखा जाए और सिनेमा को कैसे समझा जाए, उसकी कैसे भर्त्सना की जाए,
कैसे आलोचना की जाए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं चूँकि आपका एक एकेडमिक फील्ड भी रहा है और सोशियो पॉलिटिकल नज़रिया रहा है चीज़ों को देखने का, उसकी प्रासंगिकता समझने का, उसको एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखने का, मैं बहुत मोटे तौर पे एक आम दर्शक के लिए, आम श्रोता के लिए जानना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 सालों का या 10 सालों के इतिहास को आप कैसे देखते हैं और उसमें पिछले 9 सालों के परिवर्तन को कैसे देखते हैं। ये दोनों को जोड़ते हुए आपकी क्या राय बनती है हिंदी सिनेमा को लेके? हाँ, बिल्कुल ऐसा है अजय कि मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि हिंदी का सिनेमा, मोटे तौर पर तो पूरे भारतीय सिनेमा पर यह बात लागू होती है, पर हिंदी सिनेमा पर मैं बहुत ख़ास तौर पर इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि पिछले अगर 9-10 साल के फिल्मों को फिलहाल छोड़ दें तो उससे पहले का सिनेमा जो था वो कोई बहुत रेडिकल सिनेमा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो महत्वपूर्ण बात थी वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज थे, वो जो प्रगतिशील मूल्य थे, जिसके कारण हमारे संविधान का एक विशिष्ट चरित्र बनता है, जिसमें आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, सामाजिक न्याय है, भाईचारा है। ये जो मूल्य हम साहित्य के अंदर, संविधान के अंदर देखते हैं, जो हमारे पूरे देश के, कहना चाहिए कि जीवन का आधार है, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, उसको सिनेमा ने, खास तौर पर हिंदी सिनेमा ने, चाहे वो लोकप्रिय सिनेमा हो और चाहे वो कहना चाहिए कि रचनात्मक या कला सिनेमा हो, उन्होंने संविधान के मूल्यों के प्रति एक अपनी प्रतिबद्धता हमेशा व्यक्त की। वो हर दौर में, वो आज़ादी के बाद में, तत्काल बाद का दौर हो चाहे उसके बाद के दौर हो, ये ज़रूर है कि जो समस्याएं रही, जो चुनौतियां आई, उनका भी उन्होंने जो है लगातार उनका मुकाबला करते हुए अपने ढंग से, कभी कभी लोकप्रिय ढंग से और कभी ज़्यादा रचनात्मक ढंग से उसको व्यक्त किया। लेकिन पिछले अगर 10 साल की फिल्मों को, खास तौर पर इन 9 सालों की फिल्मों को देखें तो वह जो कहना चाहिए कि हमारे संविधान की जो आधारशिला, जिन मूल्यों में अंतर्निहित थे, वो डगमगाने लगी। पहली बार कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो हमारे इन संविधान के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को कमज़ोर कर रही है। मतलब हम ये कभी इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे कि कश्मीर फाइल्स या केरली स्टोरी जैसी फिल्में हिंदी में बन सकती है। थोड़ा बहुत असर होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कभी इस तरह की फिल्में बनी ही नहीं जिसमें कि सांप्रदायिकता का, या कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का असर नहीं हुआ। असर हुआ, लेकिन वो कभी भी हमारे जो फिल्में थी, उन फिल्मों की जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा को के जो मूल्य थे, जो संविधान प्रदत्त मूल्य थे, उनको एक तरफ करके उन पर हावी हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले 9 साल में ऐसा हुआ, और केवल इन 2 फिल्मों के कारण नहीं। ये दो फिल्में तो अतिवादी उदाहरण हैं। अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है और बहुत सारी फिल्में जो है सामने आने वाली है, जिनमें वे मूल्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो भारत की पहचान। अगर सांप्रदायिकता सामने आती है, अगर एक खास वर्ग को, जिसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म, वो अगर हमारे फिल्मों में आता है, अगर हमारे फिल्में किसी एक वर्ग को या एक समुदाय को जो है किन्हीं खास चीज़ों के लिए जिम्मेदार बताना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से सिनेमा की जो एक भूमिका है, जिसमें कि वो लोगों को शिक्षित करता है, लोगों को नई दृष्टि देता है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, वो अगर फिल्में वो रास्ता छोड़ देती है,
तो ये मेरी ख्याल गलत है। मुझे इस समय याद आ रहा है कि धूल का फूल का वह गीत कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये जो एक हमेशा ये स्वर हमारे यहाँ सिनेमा में छाया रहा है, लेकिन अब वो स्वर कमज़ोर हो रहा है और उस पर एक तरह से आक्रमण हो रहे हैं, और ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जी जी, बहुत सही संदर्भ आपने दिया है इसको। मैं 21वीं सदी का सिनेमा जहाँ एक परिवर्तन दिखता है मुझे, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा कि जब करवट ले रही थी सदी, उस समय मनोरंजन जगत में एक बहुत बड़ी चीज़ आई जिसको रेखांकित नहीं किया जा सका है, वो है स्टार बेस्ट सेलर। स्टार बेस्ट सेलर अगर आपने देखे हों, टीवी शो था वो स्टार पे आता था, जिसमें आज के जितने मशहूर फिल्म मेकर हैं उन्होंने एपिसोडिक शो बनाए थे, चाहे वो तिग्मांशु धूलिया हों, चाहे अनुराग कश्यप हों, चाहे राजकुमार हिरानी हों, चाहे अनुराग बसु हों, इस तरह के तमाम लोग आते हैं। मैं कई बार अपने अध्ययन में मैं इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही यह छठे सातवें दशक की तरह उतना गाढ़ा लेके नहीं आया कंटेंट, लेकिन यहाँ भी वैरायटी आती है, चूँकि ये सारे फिल्म मेकर देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। आप देखें कि इसी दौर में फिल्म परिवारों से जो निर्देशक आए वे बहुत ही घिसी पिटी फिल्में बना रहे थे, एक फार्मूला बना रहे थे, लेकिन ये जो नए फिल्म मेकर आए हैं उन्होंने अपनी नई फिल्मों से, अपनी पहली फिल्मों से और बाद की फिल्मों में ही, इसमें मैं आशुतोष गोवारिकर को भी शामिल करूँगा, इसमें मधुर भंडारकर को भी शामिल करूँगा जो बम्बई के हैं, लेकिन उनकी वॉइस बिल्कुल अलग है। इन्होंने जो एक नया समा बांधा और एक नया कंटेंट दिया, इस कंटेंट को आप कैसे देख पा रहे हैं, ये नए कंट्रीब्यूटर्स जो हमारे हिंदी सिनेमा के हैं? देखिए, दो तरह से मैं इन्हें देखता हूँ। आपने कमोबेश इस दौर के जो महत्वपूर्ण फिल्मकार हैं उन सबों के नाम ले लिए, कुछ नाम और जोड़े जी बिल्कुल बिल्कुल, सुजीत सरकार है, हाँ। इस तरह के बहुत सारे, दिवाकर बनर्जी हैं, ये सब। दो चीज़ें इनमें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, तो जो बात मैं पहले के संदर्भ में कही थी, ये उस परंपरा को बनाए रखते हैं, यानी कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य है, जो हमारे जिसके कारण हमारी पहचान है, उनसे वे नाता नहीं तोड़ते, उनको, उनकी फिल्में भी वो बनाए रखते हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जिससे कि वो अपने से पहले के फिल्मकारों से अपने को अलग करते हैं, वो यह है कि जो कंटेम्प्रेरी हमारा यथार्थ है, जो हमारा समकालीन यथार्थ है और जो बहुत ही जटिल है, वो उतना सीधा नहीं है। मतलब जैसे 2 बीघा जमीन हो या मदर इंडिया हो या 2 बूट पॉलिश हो, उस समय का जो यथार्थ था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उसमें बहुत जटिलता नहीं थी, वो सिंपल थी। वो मालूम था फिल्मकारों को कि हमें किसके समर्थन में खड़ा होना है और हमें क्या बात कहनी है। लेकिन आप देखेंगे कि पहली बार हमारे यथार्थ के अंदर जो यथार्थ काफ़ी ऐसा है जिसको ठीक ठीक सरल ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको पहली बार मैंने देखा कि ये 21वीं सदी की शुरुआत में जो फिल्में आई, और ख़ास तौर पर जिन फिल्मकारों को, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या दूसरे फिल्मकार हो, इन्होंने इस जटिलता को पकड़ने की कोशिश की और इस जटिलता को बहुत ही ईमानदारी से पकड़ने की कोशिश की। इसके साथ साथ ये फिल्मकार ये भी जानते थे कि जो फिल्म बनाने के पुराने तौर तरीके थे वो इस नए यथार्थ को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसलिए यह बहुत मुमकिन है कि हम अगर उस पुराने ढंग से फिल्मों को प्रस्तुत करेंगे तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो उन्होंने कहने के नए ढंग खोजे, उन्होंने ये एक नए यथार्थ को नए ढंग से कहने के लिए जो चुनौती थी, जो खतरे थे, वो इन लोगों ने उठाए, और मैं समझता हूँ कि उस खतरे उठाने के संदर्भ में इन लोगों ने बेहतरीन फिल्में दी।
बहुत बेहतरीन। सब कुछ तो बेहतरीन नहीं हो सकता निश्चित रूप से, लेकिन इन सब फिल्मकारों ने कुछ बहुत अच्छी फिल्में दी जो हमारे इस समय के रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व करती है। दिक्कत जो हो रही है वो यह है कि जो बात मैंने पहले कही वो उसका मुकाबला इन्हीं फिल्मकारों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो इधर जो 2-3 फिल्में आई है उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे अफवाह फिल्म जो है, या भीड़ फिल्में, या और भी इस तरह की कई कुछ फिल्मों की चर्चा की जा सकती है। वो इस समय जब तरह तरह के दबाव है, जब वो पुराने वाले मूल्यों को स्वीकारते हुए इस समय जो चुनौतियां दिखाई दे रही है उनको किस तरह से फिल्मों में पेश करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। उस समय वो खतरे उठाकर भी उस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी अपना मुहावरा खोज रहे हैं, लेकिन कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये आश्वस्ति देती है कि वो अंततः अपना रास्ता निकालेंगे। अफवाह, भीड़ या और भी कुछ फिल्मों की चर्चा की जा सकती है। वो शायद एक नया रास्ता और एक नई तरह की फिल्में हमारे सामने आएगी। एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, चूँकि आपका अध्ययन विशाल है और हिंदी सिनेमा के इतिहास को भी समझने की कोशिश है। हिंदी फिल्मों की एक खास विशेषता, जो जॉनर वाइज विशेषता है, गीत संगीत। पिछले 30 सालों में, इस सदी में, या 5 साल 10 साल पहले से ही, 5 साल पहले से हमने देखा कि यूरोपियन सिनेमा के प्रभाव में गीत संगीत में रुचि कम हुई है नए निर्देशकों की। और कुछ ने तो खुला मंतव्य दिया कि गीत संगीत बाधक है हमारी कहानी कहने में। उसकी वजह से हमें एक प्रेम कहानी बुननी पड़ती है, फिर वो सारे जुटाना पड़ता है, तो हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं। आप इस पूरे प्रसंग को या इस जटिलता या दुविधा को कैसे लेते हैं, और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी गीत संगीत की परंपरा को फिर से ले आएँ फिल्मों में और उस पर जोर दें, जो कंटेंट को बढ़ाने के काम आता था, बहुत सारे भावों को बताने के काम आता था। जो दृश्यों में 10 दृश्यों में बात कही जाती, वो एक गाने में बात आ जाती थी। अभी शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है जी। एक तो मैं उन लोगों का एक हद तक समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि गीत संगीत हमारे बीच में बाधक बना है। ठीक है ना। उसके 2-3 कारण। एक तो क्या है कि जिस समय फिल्मों में गीत संगीत का इस्तेमाल होता था उस समय बहुत सारे चीज़ें थी वो प्रतिबंधित थी। जैसे विजय आनंद का मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कहा कि भाई जब प्रेम को व्यक्त करने का चुम्बन एक बहुत ही यथार्थ तरीका है, उसको अलाउ जब आप नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे वैसे रास्ते निकालने पड़ते हैं। पेड़ के आगे पीछे घुमाना पड़ता है, गाना गवाना पड़ता है। आप सीधे सीधे चुम्बन को अलाउ कीजिए। मेरा कहना है कि नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। गीत संगीत केवल उसको रिप्लेस नहीं कर रहे थे। गीत संगीत बहुत सारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के माध्यम थे और उसमें एक तरह की रूमानियत थी। आज जो फिल्में बन रही है वो उस तरह की रूमानियत वाली फिल्में नहीं है, इसलिए एक तो उसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि पहले जो फिल्में बन रही थी उस फिल्मों में एक तरह का कहना चाहिए कि ठहराव भी था। मतलब अगर एक फिल्म की नायिका या नायक दुखी है, पीड़ित है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति गीत गाकर कर लेती थी। अब उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं। फिल्मों की कहानियाँ इस तरह की नहीं है, बिल्कुल अलग तरह की कहानियाँ हैं। और उन अलग तरह की कहानियों में ये जो अपने दुखों को गीतों में व्यक्त करने वाला जो तरीका था वो अब नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं लोकगीत, और उन लोकगीतों में बहुत सारे गीत रचे गए हैं, वो लिए नहीं गए हैं, वो रचे गए हैं और उनका इस्तेमाल किया गया है बीच बीच में।
और वो सिर्फ बैकग्राउंड की जगह काम नहीं आ रहे हैं, वो उस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए, कहानी को समझाने के लिए या उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी किए गए हैं। एक तो ये नया तरीका है, ये पहले इस तरह से नहीं होता था, होता भी था तो बहुत कम होता था। दूसरी चीज यह है कि अब हीरो हीरोइन ये गाते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन अब भी बैकग्राउंड के अंदर गीतों का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो ये इतना तो हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो समय कब आएगा जब पुराना, क्यों पुराना आए, लेकिन हमारे पास में वो पुरानी जो विरासत है, पुरानी जो छाती है, वो तो हम सुन ही सकते हैं ना। अभी भी हम मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले को उस समय के सुन सकते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि आजकल के जो गीतकार, गीतकार तो शायद हो सकता है कि उतने ही प्रतिभावान हो, लेकिन कम से कम संगीतकार और गायक उस कोटि के नज़र नहीं आते। इसलिए कोई बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा कुछ हो तो संभव है, अन्यथा अभी जिस तरह का यथार्थ और जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसके अंदर मुझे बहुत संभावना नहीं लगती, और मुझे उसका कोई बहुत दुख भी नहीं है, बल्कि यह एक कारण होगा कि हम अपने पुरानी फिल्मों को उनसे भी जुड़े रहें और उनको भी दिखें और उनके महत्व को समझें। जी, और आखिरी सवाल, हिंदी सिनेमा के परिदृश्य में अब एक OTT एक मजबूत शक्ति के तौर पर आया है, ये एक चुनौती है या सह-अस्तित्व कायम रह सकता है और हम ज़्यादा विस्तृत तौर पर मनोरंजन हासिल कर सकते हैं? सह-अस्तित्व कायम रह सकता है। मुझे लगता है कि OTT ने बहुत सारी ऐसी कहानियों को कहने के अवसर दिए हैं जो कि उन फिल्मों के माध्यम से संभव नहीं था, जिसको देखने के लिए हमें थिएटर में जाना पड़ता था। अब बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है, बहुत सारे ऐसे सीरियल बन रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में दहाड़ सीरियल बना या स्कूप बना, या फिल्में भी इस तरह की बनी। जैसे अभी एक फिल्म मैंने देखी थोड़ी दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, तरला नाम की, जो तरला नाम की जो खाना बनाना सिखाने वाली थी, खूबसूरत फिल्म जी, ठीक है ना। और ऐसी कई फिल्में हो सकता है कि एक थिएटर के लिए जो फिल्में बनती हैं उसके लिए जितना बड़ा बजट चाहिए, जितने बड़े कलाकार चाहिए, हो सकता है कि तरला दलाल के जीवन पर बनने वाली बायोपिक के लिए कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन अब संभव है। एक और चीज इस OTT ने किया है, और कि OTT ने जो वास्तविक अभिनेता है, अभिनेत्री दोनों की बात कर रहा हूँ, उनको सामने लेकर आए। वो कई अभिनेता अभिनेत्रियां जो शायद पर्दे पर कभी भी नायक नायिका, बड़े पर्दे पर आ ही नहीं पाते, लेकिन आज उनकी काफी प्रतिष्ठा है, उनको ध्यान में रखकर सीरियल या फिल्में बन रही है। जैसे पंकज त्रिपाठी है, जैसे ये हुमा कुरैशी है, ऐसे बहुत सारे हैं। जयदीप अहलावत है, वो रियल में अभिनेता है। इसमें तरला में भी जो हस्बैंड बना है, शारिब हाशमी, हाँ, गजब का अभिनेता। मैंने उससे पहले बार फैमिली मैन में देखा था, तब मेरा उसका ध्यान गया। गजब का अभिनेता है वो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण किसी तरह का। सबसे बड़ी बात है कि जो मेजरी, वो क्या कहना चाहिए, एक तरह का जादुई चमत्कार दिखाने की उसकी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को। बहुत सिंपल और ढंग से वो कहानी कहते हैं। तो OTT जो है, मैं समझता हूँ कि पैरेलल रह सकती है। ये जो ओपनहाइमर जैसी फिल्में हैं, ठीक है ना, जिनके पास में एक बड़ी शानदार सशक्त कहानी कहने की क्षमता हो, उन्हें थिएटर को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। वैसी नहीं जैसे आदि पुरुष या ब्रह्मास्त्र बनी है। सचमुच जो हमारे इतिहास को, हमारे समय को रिप्रेजेंट कर सके और उसमें एपिकल कुछ कहने को, वो फिल्में थिएटर को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। बाकी ये जो जीवन के छोटे छोटे सत्य हैं और जिसे भी जानने की ज़रूरत होती है, आप देखेंगे साहित्य में क्या होता है। साहित्य में हम हमेशा बड़े उपन्यास ही थोड़ी पढ़ते हैं, छोटे उपन्यास भी पढ़ते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं,
और वो कहानियाँ भी बहुत शानदार होती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और याद करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि OTT एक बहुत बड़ा काम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब। और हम लोगों की बातचीत ये बहुत लंबी हो सकती है। मैं चाहूँगा कि कविशाला कभी ऐसा आयोजन करें जहाँ हम लोग दिन भर विभिन्न मुद्दों को लेकर के बात करें और एक लंबी रिकॉर्डिंग हो, ताकि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता और हम खुद बातचीत करते हुए भी हम एक दूसरे को समझते हैं और नई बातें उद्घाटित होती हैं जो हमारे मन मानस में रहती है, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उसको बताएं, इसके बारे में चर्चा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविशाला का, धन्यवाद कि उन्होंने हमें यह मंच दिया, बातचीत करने का मौका दिया।